यहां से कैसे सवाल बनते हैं, तो आप लोग पूरा एक्टिव मोड में रहो। अभी मैं हर टॉपिक से आपसे 1 से 2 सवाल करता रहूंगा और उसे वही मैंने जो बोला है ना, साइड में एक कॉपी रखना है जिसमें वन लाइनर पॉइंट में उन चीजों को नोट करते रहना है। ठीक है, अभी हम लोग सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। तो सबसे जो पहला टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि इकाई एवं विमाएं। इकाई एवं विमाएं, यहां से जैसे मेरा पहला सवाल है आप लोगों से, पहला प्रश्न है कि फोर्स का, बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है? बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, आप लोग ये बताओ, पहला सवाल। दूसरा जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज मोशन। मोशन यानी गति। किस टॉपिक से कैसे सवाल बनते हैं, क्या क्या सवाल बनते हैं, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यहां पर काफी बच्चे बता रहे हैं न्यूटन, काफी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं डाइन। दूसरा मेरा सवाल है आप लोगों से, डाइन जो है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन में आपके 10⁵ यानी 10⁵ डाइन होता है, याद रखेंगे। दूसरी बात करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा मोशन यानी गति। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा गति होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा टॉपिक जो है दैट इज फोर्स। फोर्स यानी बल। इसके बाद जो चौथा टॉपिक होगा हमारा वो होगा ग्रेविटेशन, यानी जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। हाँ बिल्कुल 12th के लिए भी है ना। मेरा दूसरा सवाल यह है कि ये बताइए, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन से एक सवाल बनता है, और बार, BAR बार, ये प्रेशर का एक यूनिट होता है। और मेरा प्रश्न है कि एक बार जो है उसमें कितना पास्कल होता है? एक बार, 1 बार में कितने पास्कल होते हैं, यह आपको बताना है। पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, बार भी प्रेशर का यूनिट है। और आप लोग ये जानते होंगे कि वायुमंडलीय दाब जो है उसको किससे मेजर करते हैं? उसको बैरोमीटर से मेजर करते हैं। और याद रखेंगे एक बार जो होता है उसमें कितना पास्कल होता है? 10⁵ पास्कल होता है। ओके, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह के सवाल आपसे बनते हैं यहां से। दूसरा, अगर हम लोग मोशन से सवाल पूछें, मोशन से जैसे आपसे सवाल मैं पूछूं, तो यह बताइए कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम, सवाल जैसे बनते हैं सुनिएगा ध्यान से, न्यूटन की गति के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है? बल का जो परिभाषा है, बल का सूत्र, परिभाषा नहीं, बल का सूत्र, परिभाषा अलग नियम से मिलता है, सूत्र अलग नियम से मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम। अगर आपसे पूछे बल का सूत्र किस नियम से मिलता है, दैट इज F = ma, बल = द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह जो फॉर्मूला मिलता है यह कहां से मिलता है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से मिलता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम जो यह कहता है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगी, कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगी। लॉ ऑफ इनर्शिया यही है, जड़त्व का नियम यही है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। यह जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, यह आप लोग बताओ, बताइए। जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? एनीवन? जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, यह आप बताइए। तो कई बच्चे यहां पर बता रहे हैं न्यूटन, लेकिन याद रखिएगा नहीं, जड़त्व का नियम जो दिया था वो किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। तो जिन बच्चों ने गैलीलियो उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। फोर्स से मैं सवाल पूछता हूं अभी आपसे,
फोर्स की अगर बात करते हैं तो आप ये बताइए कि हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में जो सबसे कमजोर बल है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वो कौन सा है? बता सकते हैं? हमारी प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा है? एनीवन? कौन सा बल है? गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, यह हमारी प्रकृति में मौजूद सबसे कमजोर बल है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ग्रेविटेशन से मैं अगर सवाल पूछूं, आप ये बताओ ग्रेविटेशन में कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, या जिसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इस कैपिटल जी या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोजा? तो याद रखिएगा, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है या कैपिटल जी है, इसका मान सबसे पहले खोजने वाले वैज्ञानिक, सबसे पहले जो खोजा था जिस वैज्ञानिक ने, उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश नाम था, ना कि न्यूटन। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, पांचवें सब टॉपिक पर आता है। पांचवा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीवर। ये बायो वाला लीवर नहीं है, ये फिजिक्स वाला लीवर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तोलक। क्या बोलते हैं? उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? कितने प्रकार के होता है? पहले श्रेणी का, दूसरे श्रेणी का, तीसरे श्रेणी का, ये सब क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। जो छठा टॉपिक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपके पेपर में बहुत सवाल बनते हैं, और ये जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ के सामान्य गुण। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पदार्थ के सामान्य गुण। यहां से कैसे सवाल बनते हैं? जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, बिल्कुल नोट का पीडीएफ मिलेगा आपको, है ना? हाँ, मशीन में आता है लीवर। मेरा पहला सवाल है यहां से कि यह बताइए कि जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहला सवाल इस तरह के सवाल बनते हैं कि जैसे जो बारिश की बूंदें हैं, बारिश की बूंदें जो स्फेरिकल होती है, नेचर में गोलाकार होती है, वो किस गुण के कारण होती है? कोई बता सकते हैं? बारिश की बूंदें जो गोल होती है, वो किस गुण के कारण होती है? एनीवन? तो वो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जैसे आपसे सवाल बनता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, यह सब किस सिद्धांत पर काम करता है? बता सकते हैं किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, यह सब किस सिद्धांत पर काम करता है? यह सब याद रखिएगा, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, पास्कल के लॉ पर काम करता है। ठीक है, इसी तरह और भी कई तरह के सवाल यहां से बनते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे उसे भी। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद जो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे वो होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सर यहां से कैसे कैसे सवाल बनते हैं ये बताइए। यहां से किस तरह के सवाल बनते हैं? तो जैसे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन, कि एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति 1 HP, एक अश्व शक्ति में कितना वॉट होता है? एक अश्व शक्ति में कितना वॉट होता है? ठीक, एक अश्व शक्ति में कितना वॉट होता है? तो याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति में 746 क्या होता है? वॉट होता है। ठीक, इसी प्रकार आपसे सवाल बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। सवाल बनता है यहां से कि ऊर्जा को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा? 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। आपसे अगर पूछे कि एनर्जी को किससे मेजर करते हैं? कैलोरी मीटर से मेजर करते हैं, है ना? ठीक है। और याद रखिएगा कैलोरी मीटर किससे बना होता है? कॉपर से बना होता है, तांबा से बना होता है। हम लोग बात करते हैं 8वें टॉपिक की। 8वां टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं उष्मा एवं तापमान। इसमें हम लोग बात करेंगे हीट क्या है, मतलब टेम्परेचर क्या है। हीट की अगर हम लोग बात करेंगे उसमें फिर पढ़ेंगे लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा क्या है, विशिष्ट उष्मा क्या है ना? और भी कई सारी चीजें हैं इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। और टेम्परेचर के अंदर भी हम लोग बात करेंगे, टेम्परेचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्केल क्या होता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं यहां से एक सिंपल सा सवाल कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, बताइए। हमारे बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, ये आप बताओ। देखिए, आप लोगों को जिसको भी लग रहा है ना कि कुछ समझ, अभी मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, टॉपिक बता रहा हूं, टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। किसी को नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि ताकि आपको पता लगे कि आपको अभी क्या नहीं आ रहा है, आगे आप क्या सीखने वाले हो। अगर आपको लगता है कि सवाल मैं नहीं पूछूं तो मैं बंद कर देता हूं, मैं सीधा टॉपिक डिस्कशन करता हूं, है ना। अगर आपको ये लग रहा है कि सर बेवजह आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो मैं अभी सवाल पूछना बंद कर देता हूं। मैं बस सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि इस टॉपिक से किस तरह के सवाल बनते हैं आपसे, ठीक। बात समझ आ रही है? तो याद रखिएगा, ये जो टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है। और जैसे दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए, दूसरा सवाल अगर मैं पूछूं तो आपसे पूछते हैं कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और केल्विन, फ़ारेनहाइट जो मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, केल्विन नहीं, किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के मान क्या होता है? समान होते हैं। किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के मान समान होते हैं? याद रखिएगा -40 डिग्री पर। जैसे यहीं से सवाल आपसे पूछता है कि यहीं से आपसे सवाल पूछा जाता है कि पानी का घनत्व कितने डिग्री पर सबसे, कितने टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है? पानी का घनत्व कितने टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होता है? इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, दैट इज वेव मोशन। वेव मोशन यानी कि तरंग गति। तरंग गति, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो वेव मोशन है, वेव मोशन में हम लोग पढ़ेंगे कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है, मैकेनिकल वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, यांत्रिक तरंग क्या है, गैर यांत्रिक तरंग क्या है। इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं। यहीं से आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कई प्रकार के तरंग होते हैं, जैसे गामा किरण होता है, एक्स किरण होता है, दृश्य किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, रेडियो किरण होता है, सूक्ष्म तरंगें होती है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जैसे मेरा 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल आपसे यह है, आप लोग ये बताइए कि एक्सरे, जो एक्स किरण है उसको किसने खोजा है? एक्सरे को किसने खोजा है, आप लोग ये बताओ। जैसे ये सवाल बनता है इस तरह के आपसे। और दूसरा सवाल, जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन, सीटी जो ब्रेन वगैरह का होता है ना, सीटी स्कैन जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये सीटी स्कैन जो होता है उसमें किस रे का यूज होता है, किस किरण का यूज होता है, बताइए।
तो हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा एक्सरे को खोजा किसने? रॉन्टजन ने। और सीटी स्कैन में किस रे का यूज होता है? तो सीटी स्कैन में एक्सरे का यूज होता है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग आएंगे वेव मोशन में। यहीं पर हम लोग वेव के प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, आयाम क्या होता है ना, आवर्त काल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। अरे आप ना अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप इसे लिखिए, जो टॉपिक लिखा रहा हूं लिखिए, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसे वन लाइनर वाली जो कॉपी मैंने बोली है उसमें आप नोट करते चलिए। अभी जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन आपके ऐसे आप करोगे इन सभी क्वेश्चंस को, जिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक एक चीज एक्सप्लेन होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा इसका। इसके बाद की बात करते हैं जो अगला टॉपिक होगा 10वां टॉपिक। 9वां टॉपिक लिखा था ना हम लोगों ने, हाँ ठीक है। 10वां टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर वो पढ़ेंगे साउंड वेव। साउंड वेव या फिर जिसे हम कहते हैं ध्वनि तरंग। और यहां से मेरा सबसे पहला सवाल है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, एक्सरे की खोज विलियम जॉन रेंटजन ने करी है ना? ठीक है, हम लोग बात करते हैं साउंड वेव की। साउंड वेव की बात करें तो साउंड वेव की जो साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसको किस में मेजर किया जाता है, बता सकते हैं? इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा दैट इज लाइट। क्या होगा? लाइट, यानी जैसे हम लोग कहते हैं प्रकाश। इसके बाद अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या फिर जैसे हम कहते हैं विद्युत। पहले मैं सारे टॉपिक लिख दूं फिर मैं सवाल आपसे पूछता हूं। इसके बाद अगला टॉपिक होगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म या फिर जैसे हम लोग कहते हैं चुंबकत्व। फिर अगला टॉपिक होगा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर इसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी। और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा दैट इज इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस यानी महत्वपूर्ण खोज। फिजिक्स के अंदर कई सारे खोज हुए हैं ना, महत्वपूर्ण खोज कई सारे, मतलब कि इस यंत्र को किसने खोजा, उस यंत्र को किसने खोजा, है ना? इस तरह के आपसे सवाल बनते हैं। तो अभी मैं एक एक टॉपिक से अब सवाल आपसे पूछता हूं। वन लाइनर पीडीएफ में कुछ भी नहीं, मेरे तरफ से जो मिलेगा आपको बोर्ड का जो लिखा रहा हूं उसके खुद के नोट्स बनाने हैं, और बाकी मैं डेली जो लगभग 8-10 क्वेश्चन जैसे मैं पूछ रहा हूं उस तरह जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर डेली मैं रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस पूछूंगा फिजिक्स से रिलेटेड, तो उसको वन लाइनर में आपको नोट करते जाना है। पीडीएफ पे आप डिपेंड मत रहिए। अगर आपको सीरियसली एग्जाम को निकालना है तो डोंट रिलाई ऑन पीडीएफ पर भरोसे, मतलब उसके भरोसे पर मतलब पीडीएफ पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। अरे खुद के नोट्स बनाने में क्या दिक्कत है ना? खुद के नोट्स बनाया करिए जब भी, अगर आप सीरियस हैं एग्जाम के लिए तो। बाकी तो पूरी दुनिया पीडीएफ पढ़ रही है, आप भी पढ़िए। न्यूमेरिकल कहां से आते हैं, कहां से कैसे सवाल बनते हैं, टोटल फिजिक्स से कितने सवाल बनते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम सिलेबस डिस्कस करना फिर उसके ऊपर आते हैं हम लोग, कहां से कैसे सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल कहां से बनते हैं, कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले जैसे लाइट से मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो डेंटिस्ट मिरर के रूप में, डेंटिस्ट मिरर के रूप में किस दर्पण का, यानी कि जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो किस मिरर का यूज करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल नहीं बल्कि याद रखिएगा अवतल दर्पण का यूज करते हैं, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह किससे बना होता है? समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो रिफ्लेक्टर सरफेस होता है वो किससे बना होता है, बता सकते हैं आप लोग? समतल दर्पण का परावर्तक सतह किससे बना होता है?
यहां पर कुछ बच्चे सिल्वर ब्रोमाइड, कुछ बच्चे, एक बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया इशू। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक, बहुत अच्छे। याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 उससे बना होता है। इसी तरह मैं आगे अगर इलेक्ट्रिसिटी से सवाल पूछूं तो आप ये बताइए, ये जो फ्यूज वायर जो घरों में लगा होता है, फ्यूज वायर है ना, फ्यूज तार लगा होता है ना घरों में, वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज वायर जो होता है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? वो बना किससे होता है? सीसा और टिन का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। लेकिन वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, ये बताइए। तो याद रखिएगा वो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं बल्कि प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, इसका क्या यूनिट होता है, कोई बता सकता है? इस प्रकार के सवाल आपसे बनेंगे पेपर में। प्रतिरोधकता का क्या यूनिट होता है? रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस नहीं। यहां पर मैक्सिमम बच्चे बताएंगे ओम, लेकिन याद रखिएगा नहीं, रेजिस्टिविटी जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक, महो जो बता रहे हैं, महो या ओम इनवर्स जो बता रहे हैं, वो यूनिट है किसका? कंडक्टेंस का, चालकता का यूनिट, चालक का यूनिट, कंडक्टेंस का यूनिट है वो। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसी तरह मैग्नेटिज्म से मैं सवाल पूछूं तो आप ये बताइए मैग्नेटिज्म से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको किसने खोजा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने करी, ये आप लोग बताइए। हाँ जी, माइकल फैराडे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, माइकल फैराडे ने की। न्यूक्लियर फिजिक्स से अगर मैं सवाल पूछूं तो आप ये बता दो, सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि जो एटम बम है, परमाणु बम है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई बता सकता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? तो याद रखिएगा परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन, और कैसा? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम को खोजा किसने? एडवर्ड टेलर ने खोजा। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्या होता है ये, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन से मेरा सवाल है, आप लोग ये बताइए कि लिफ्ट, लिफ्ट जो है ना यूज करते होंगे आप लोग, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? लिफ्ट का आविष्कार किसने किया, बताइए आप लोग। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएंगे, आप चिंता मत करिए अभी, है ना। अब सवाल उठता है सर इसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, है ना, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से कैसे सवाल बनते हैं, कहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कितने टोटल लेक्चर्स होंगे। देखिए फिजिक्स में जो टोटल लेक्चर्स हम लोगों के होंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं, फिजिक्स के अंदर हम लोग टोटल 55 लेक्चर्स होने वाले हैं अप्रॉक्स। हो सकता है 2-4 ऊपर हो जाए, कम नहीं होगा। 50-55 के आसपास क्या है लेक्चर होंगे इसके अंदर, है ना। 2-4 हो सकता है, ज्यादा भी हो। ऑटिस ने किया था, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, एलिसा ऑटिस, है ना, उन्होंने किया था लिफ्ट का खोज, लिफ्ट का मतलब आविष्कार। अब सवाल उठता है सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिए। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर एक ग्रेविटेशन, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मोशन आपका एक इंपॉर्टेंट है। फोर्स जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो चारों टॉपिक हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं, ये जो आपका 3 टॉपिक है ना, इस तीनों से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, क्लास में भी करवाएंगे, है ना। इसके बाद की बात करते हैं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
वर्क एनर्जी पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से ज्यादातर क्या पूछते हैं आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, यहां से भी न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर, ये जो साउंड वेव है, लाइट है, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो लाइट टॉपिक है यहां से आपके क्या बनता है, न्यूमेरिकल्स काफी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स यहां से आपके बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है यहां से भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक। बाकी ये सब टॉपिक्स जो हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, इसके बाद आपका यूनिट डायमेंशन हो गया, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन। ये सब टॉपिक्स जो हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी आपका न्यूमेरिकल बनता है, वहां से भी आपका क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। अब आपके मन में कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप अब हमसे पूछिए। यहां पर देखें तो हम लोग जो पढ़ने का तरीका रहेगा हमारा, हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पहला से स्टार्ट करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह इसी क्रम में पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली जो टॉपिक हम पढ़ें उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो रेलवे के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हों, वहां से क्या जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसे मैं करवा दूं क्लास में। डेली 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं क्लास में भी, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे संबंधित कोशिश करूंगा ये कि मैं ये भी आपको करवा दूं, ठीक है।